बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई आप लोग सब होंगे तो ठीक। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑफिशियली क्लास 10 का तो चैप्टर नंबर 1 बनता है क्योंकि पहले 8 चैप्टर्स आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके होते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में ना हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक 9.1 जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का, उसको देखेंगे आज हम। ते बंदे ते पुत्र बन के पूरा लेक्चर देखना है। उम्मीद है एक एक चीज तो समझ आ जाएगी फिर, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, ठीक है सर जी ये सानू समझ नहीं आया है वाली शय, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा दूं फिर, ठीक है, या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा या अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक हो गया मेरा पुत्र? चलो जी शुरू किया जाए। सबसे पहले डायरेक्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले ना थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो जी, कोई भी लिक्विड जो होता है undergoes a physical change by evaporating, लिक्विड है ना, जब आप उसको हीट करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको आप इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे निकी जी बाल्टी है ना, ठीक है, इसमें आप वाटर लिया हुआ है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या मिक्सचर हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। अब सपोज ये कोई लिक्विड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर, तस्वुर कर लें इसको। होता क्या है, जैसे ही आप इस लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, या ये एटमॉस्फेयर से जब एनर्जी गेन करेंगे इस लिक्विड के मॉलिक्यूल, तो होता क्या, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उड्डी उड्डी जाएंगे, ठीक है, मींस के वो सरफेस को लीव कर जाएंगे। अच्छा, अब जिन मॉलिक्यूल्स ने ज्यादा एनर्जी गेन की हुई होगी वो तो चले जाएंगे काफी ऊपर, जिन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी कम गेन की वो थोड़ा सा उड़ ही जाएंगे और फिर वो दोबारा जो है इस बाल्टी में वापस गिर जाएंगे, ठीक है, ठंडे होकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर गए, वो थोड़ा सा एनर्जी लूज हुई उनकी जो उन्होंने गेन की हुई थी और वो दोबारा यहाँ पर आ गए, बाल्टी में गिर गए आगे। ठीक हो गया भाई? तो यहां पे आपको एरोज ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, इट मींस के इवेपोरेशन हो रही है, मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहे हैं। ये एक एरो आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है, मींस के मॉलिक्यूल वापस यहाँ पे आके गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि एनर्जी ये लूज कर रहा है, ठंडा हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो गया। और लिक्विड इवेपोरेट, अच्छा, आप जितना ज्यादा इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, सम ऑफ द वेपर्स कंडेंस ड्यू टू कोलिजन विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उनमें से कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस लिक्विड की सरफेस से जब टकराएंगे वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, ठंडे हो जाएंगे। जैसे यहां से देखो, ये जो आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ना, ये समझें कि ये इनकी एनर्जी है ज्यादा, और ये आपको दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो तो जाहिर है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, सरफेस को लीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो बेचारे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो है मेहनत कर करके थक जाएंगे, एनर्जी लूज हो जाएगी जिनकी, दोबारा से चुपचाप जो है ना थल्ले आ जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो इस सरफेस को लीव कर जाएंगे, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी
कोशिश तो करेंगे सरफेस को लीव करने की, लेकिन वो एनर्जी को लूज कर देंगे, दोबारा से चुपचाप नीचे आ जाएंगे। ठीक है। इवेंचुअली द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब होता क्या है, अगर तो 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, सरफेस को लीव कर रहे हैं, और 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी लूज करके दोबारा से इसी बाल्टी में गिर रहे हैं आगे। ठीक है, तो फिर होता क्या है, हम कहते हैं कि रेट जो है वो इक्वल हो गया इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का। ठीक है, कंडेंसेशन का क्या मतलब है, ठंडा होना मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लूज करके, और इवेपोरेशन का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स का सरफेस को लीव करना जब वो एनर्जी गेन करते हैं और इवेंचुअली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो जब इसका रेट इक्वल हो गया, समझ आ गई रेट की। ठीक है, ये वो पैसे वाला रेट नहीं। ठीक है, अब रेट जब इक्वल हो गया तो हमने कह दिया कि जी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल रेट पे अक्कर हो रही है। ठीक हो गया। तो जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि भाई अब इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स चेंजेस। फॉरवर्ड चेंज क्या हो रही है कि इन मॉलिक्यूल्स का सरफेस को लीव करना, और रिवर्स चेंज क्या हो रही है, दोबारा से वापस आना। ठीक है, तो जब इक्वल रेट से ये दोनों प्रोसेसेस अक्कर हो रहे हों तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, कि अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, लिक्विड था, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर से दोबारा लिक्विड बन रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो डबल एरो शो हो रहा है आपको, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का सिंबल होता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहा है। ठीक शो है, तो समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो कंप्लीट होते ही नहीं है, वो इसी तरह हो रहा होता है। ठीक है, कि एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, नई चीज, और वही नई चीज जो बन रही है वो दोबारा से पुरानी चीज वापस बना रही है। तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये आपको एनिमेशन नजर आ रही है, इथे कल बारिश बरसा रहे हैं। ठीक है, या आसान वर्डिंग में मैं आपको बताऊं कि बारिश हो रही है तो पानी जो है वो ऊपर से तरफ आ रहा है, और यहाँ पे जैसे दरियाओं समंदरों से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इवेपोरेट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ से पानी थल्ले आ रहा है, एक तरफ पानी ऊते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थल्ले वाला पानी सारा गैस बन के उठ जावे या उत्ते वाला पानी सारा थल्ले आ जावे, इस तरह नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह से चलता रहता है। फिर ये हम कहेंगे भाई ये तो प्रोसेस कभी कंप्लीट हो ही नहीं रहा ना, किसी एक पासे नहीं जा रहा ना। ठीक है, या तो पानी सारा थल्ले आ जावे या पानी सारा उत्ते चले जावे, है ना, इस तरह नहीं हो रहा। तो इन सच रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, नए बनने वाले सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे देखो ना, कोई भी चीज आप बनाते हो, जैसे तुम चाह बना रहे हो, ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, चीनी ਹੁੰਦੀ है, और रिएक्टेंट्स ਹੁੰਦਾ है। तो फाइनली जब आप चाय प्रिपेयर कर लेते हैं वो आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट कैन हैपन साइमल्टेनियसली। देखो, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं,
तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है तो ये कभी भी कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है, किसी एक पास से नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं या प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट बना दें दोबारा, ठीक है। बाज रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते, इसी तरह हो रहा होता है उसमें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिनमें जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स के एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। तो केमिकल रिएक्शन को तो आपने देख लिया। अब जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते ही नहीं है, तो उनको फिर हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन क्योंकि कंप्लीट ही नहीं होता कभी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको वो देख लेते हैं। तो जी, a reaction in which products react together to reform the reactants, at the same time reactants are forming products, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट बनाना है उन्होंने, लेकिन उसी वक्त प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन में, या आप कैसे डिफाइन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन which proceeds in the forward direction as well as in the reverse direction under the same conditions is called reversible reaction. A reaction which proceeds in the forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हों, एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का क्या मतलब है? कि दोबारा प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट बन रहे हों अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम, एट द सेम टाइम, अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। सेम टाइम पे सेम कंडीशंस, ठीक है। अब कंडीशंस ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, तो उसी टेम्परेचर पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो, तो फिर ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो आपके सामने कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है, ਤੁਹਾਨੂੰ किवें पता लगेगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है भी कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इस तरह डबल एरो अगर आप देखो
तो आप समझ जाना कि भाई ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो द डबल एरो इन द केमिकल इक्वेशन शोज दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ है कि डबल एरो लगा हुआ है, डबल एरो है तो फिर इसका मतलब है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं डेली लाइफ की। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग। अच्छा देखो, आप जब किसी भी चीज को मेल्ट करते हो आपने करना क्या होता है, आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो वो मेल्ट हो जाएगी। अगर दोबारा से उस चीज को आप ठंडा कर दो तो वो दोबारा क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में अगर आप उसको ठंडा कर दो, ठीक है। मेल्टिंग इज व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड आफ्टर हीटिंग। एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग इज टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस है ना, फ्रिज च रख दो तुसी, ਉਹਨੂੰ बाहर रख दो तो वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें तो होगा क्या, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। दोबारा तुसी चुक के ਉਹਨੂੰ फ्रिज च रखो तो दोबारा सॉलिड बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया उसी लिक्विड को जो कि मेल्ट हुआ है उसी को उठा के आप उसका टेम्परेचर कम कर दें जिसको आप फ्रीजिंग बोलते हैं, वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अभी हम वाटर की जैसे एग्जांपल, फ्रीजिंग इज व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू ए सॉलिड। लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दें उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग इज टर्निंग ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। वाटर को ही जो कि लिक्विड फॉर्म में है ਉਹਨੂੰ चुक के तुसी फ्रिज च रख दो, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से बॉइलिंग है, तो सपोज हम आइस से लेकर हैं, आइस को आपने गर्म करना स्टार्ट किया, सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद मतलब कंटिन्यूअसली आप उसको गर्म करते जा रहे हैं, फिर होगा क्या, वो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे वाटर के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग इज टर्निंग वाटर इनटू ए वाटर वेपर। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुंचेगा, इसको आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है। तो वाटर उस पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लिक्विड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं सारे। तो काफी हद तक आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी केमिकल इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे सिंबल कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का, और बनता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, 3। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर 2 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन हो गए 6, सल्फर हो गए 2, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। और कंडीशन क्या है इस रिएक्शन की, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 आपने कैटलिस्ट यूज करना है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना, स्पीड अप करना, ठीक है। ये रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता, मतलब इन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के साथ ये रिएक्शन करता, काम होता है चलो भाई मेरा तेज हो, ठीक है, रिएक्शन को तेज करना। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, और 200 ATM प्रेशर चाहिए होता है। जो नॉर्मली प्रेशर होता है ये 1 ATM होता है। तो इतना ज्यादा आप जब प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे एज ए कैटलिस्ट, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, मींस के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के बाद ना ये दोबारा से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में।
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। ये जो साइड पे ब्रैकेट में लिखी हुई होती हैं ये इनकी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, मतलब ये भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में। अगर S लिखा हुआ हो तो इट मीन्स के सॉलिड, अगर L लिखा हुआ है तो इट मीन्स के लिक्विड स्टेट है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इनका हम रिएक्शन करवाते हैं, बनता क्या है, अमोनिया NH3 बनता है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बैलेंस कर लेते हैं। 2 लगाया हमने, 2 नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 3 लगाएंगे, 3 2s are 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। कंडीशन क्या है इसके लिए, आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट आप यूज करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और 200 ATM प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया जो है वो दोबारा टूट रहा होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। तीनों जो फिजिकल स्टेट्स है वो गैस है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड NO और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बनता क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 लगाया यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर यहाँ पे 1 नाइट्रोजन नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गई। कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है आपने, इसको बिजली प्रोवाइड करनी है ताकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्ट कर सके, रिएक्शन स्टार्ट हो सके। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा टूट जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने कुछ एग्जांपल्स देख ली किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।